सक्सेस सीरीज एजुकेशन से हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी ब परीक्षाओं हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देशन 2021-22 द्वितीय सत्र। इन वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं उन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स को जो आपके सेकंड टर्म के लिए रेकमेंड किए गए हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके संचयन बुक का चैप्टर 2, जिसका शीर्षक है सपनों के से दिन। इस चैप्टर में लेखक ने अपने बचपन की यादों का जिक्र किया है कि किस तरह से वह और उनके साथी जो है स्कूल के दिनों में मस्ती किया करते थे और वो जो है अपने अध्यापकों से कितना ज्यादा डरते थे। और बचपन में लेखक अपने जो अध्यापक है उनका व्यवहार नहीं समझ पाया था, उसी का वर्णन जो है लेखक इस पाठ में कर रहा है। यानी लेखक जो है वो हमें बताना चाह रहे हैं कि बचपन में हम जो है अक्सर अध्यापकों को नहीं समझ पाते हैं, जबकि वो हमारा भविष्य सही करने के लिए हमें डांटते हैं। तो इस चैप्टर के आप क्वेश्चंस के आंसर अपने शब्दों में अच्छे से दे पाएं, उसके लिए आपको जो है चैप्टर एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि आपको समझ में आए कि जो लेखक है उन्होंने कौन कौन सी बातों को हमारे सामने रखा है। तो हम आते हैं अपनी वीडियो पर। यहाँ पर हम इस वीडियो में सबसे पहले डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के जो पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न हैं उनको, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एमसीक्यूज को, ताकि आपकी टोटल प्रेपरेशन हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों की, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए इस तरह से आपको जो है पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। तो पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती, पाठ के किस अंश से यह सिद्ध होता है। यानी आपने पाठ के उस अंश को बताना है जहां पर यह पंक्ति जो है सिद्ध होती है कि कोई भी जो भाषा है वो हमारे आपसी व्यवहार में कभी भी बाधा नहीं बनती है। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। यह बात लेखक के बचपन की एक घटना से सिद्ध होती है। लेखक के बचपन के ज्यादातर साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापारियों से थे। जब लेखक छोटा था तो उनकी बातों को बहुत कम ही समझ पाता था और उनके कुछ शब्दों को सुनकर तो लेखक को हंसी आ जाती थी। परंतु जब सभी खेलना शुरू करते तो सभी एक दूसरे की बातों को बहुत अच्छे से समझ लेते थे। उनका व्यवहार एक दूसरे के लिए एक जैसा ही रहता था। तो यानी यहाँ पर यह समझाया जा रहा है लेखक के द्वारा कि जो हमारा आपसी व्यवहार होता है उसमें कभी भी हमारी जो भाषा है वो बाधा नहीं बनती है। यानी अगर हमारा व्यवहार सही है तो वही जो है हमारे कम्युनिकेशन का एक साधन बन जाता है, हमें किसी भाषा की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटी साहब की शाबाश फौज के तमगों सी क्यों लगती थी, स्पष्ट कीजिए। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि मास्टर प्रीतम चंद जो स्कूल के पीटी थे, वे लड़कों की पंक्तियों के पीछे खड़े खड़े यह देखते रहते थे कि कौन सा लड़का पंक्ति में ठीक से नहीं खड़ा है। सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे, क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक ना कभी किसी ने देखा था और ना सुना था। यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला लेता या पांव से दूसरे पांव की पिंडली खुजलाने लगता तो वह उसकी ओर बाघ की तरह झपट पड़ते और खाल खींचने यानी कड़ा दंड देने, बहुत अधिक मारना पीटना, यानी इस तरह का ये मुहावरा है। जो ये मुहावरा है उसको सामने करके दिखा देते। यही कारण था कि जब स्कूल में स्काउटिंग का अभ्यास करते हुए कोई भी विद्यार्थी कोई गलती ना करता तो पीटी साहब अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते और सभी को शाबाश कहते। उनकी एक शाबाश लेखक और उनके साथियों को ऐसे लगने लगती जैसे उन्होंने किसी फौज के सभी पदक या मेडल जीत लिए हों। यानी जो अध्यापक आपको बहुत ज्यादा डांटता है, जिससे आप बहुत ज्यादा डरते हैं, जब वो अध्यापक आपको शाबाश देता है या आपको अप्रिशिएट करता है किसी चीज के लिए, तो आप जो है बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो वही बात जो है लेखक और उनके वो बहुत ज्यादा डरते थे, क्योंकि वो जो है बहुत ज्यादा सख्त थे। तो वो जो है जब शाबाश कहते थे उन्हें कोई गलती ना करने पर, तो वो लोग जो है बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे और उनको ये लगता था कि उन्होंने फौज में कोई पदक जीत लिया हो या मेडल जीत लिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई श्रेणियों में जाने और नई कॉपियों और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बालमन क्यों उदास हो उठता था। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हर साल जब लेखक अगली कक्षा में प्रवेश करता तो उसे पुरानी पुस्तकें मिला करती थी। उसके स्कूल के हेडमास्टर शर्मा जी एक बहुत धनी लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता था तो शर्मा जी उस लड़के की एक साल पुरानी पुस्तकें लेखक के लिए ले आते थे। उसे नई कॉपियों और पुरानी किताबों में से ऐसी गंध आने लगती थी कि उसका मन बहुत उदास होने लगता था।
आगे की कक्षा की कुछ मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों की मारपीट का डर और अध्यापक की ये उम्मीद करना कि जैसे बड़ी कक्षा के साथ साथ लेखक सर्वगुण संपन्न या हर क्षेत्र में आगे रहने वाला हो गया हो। यदि लेखक और उसके साथी उन अध्यापकों की आशाओं पर पूरे नहीं हो पाते तो कुछ अध्यापक तो हमेशा ही विद्यार्थियों की चमड़ी उधेड़ने के लिए तैयार रहते थे। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि लेखक इसलिए उदास हो जाता था क्योंकि नई कॉपियां तो मिल जाती थी लेकिन किताबें जो है वो पुरानी ही रहती थी, और जो अध्यापक हैं उनकी उम्मीदें जो है वो बच्चों से बहुत ज्यादा हो जाती थी कि जैसे बच्चे जो है नई कक्षा में, बड़ी कक्षा में आ गए हैं तो वो जो है सर्वगुण संपन्न हो जाएंगे, यानी उन्हें जो है अब सब कुछ आने वाला है। तो जब विद्यार्थी जो है उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते थे तो जो अध्यापक हैं वो हमेशा ही बच्चों को मारने के लिए तैयार रहते थे। तो इसलिए जो है जो लेखक है वो आगे कक्षा में जाने पर भी जो है उदास रहता था। पढ़ते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी, फौजी जवान क्यों समझने लगता था? यानी आपने चैप्टर में एक जगह पर पढ़ा है कि जो विद्यार्थी हैं वो अपने आप को स्काउट परेड करते हुए जो है फौजी जवान समझने लगते थे। तो ऐसा क्यों है ये आपने एक्सप्लेन करना है। जब लेखक धोबी द्वारा धोई गई वर्दी और पॉलिश किए चमकते जूते और जुराबों को पहनकर स्काउटिंग की परेड करते तो लगता कि वे भी फौजी ही हैं। मास्टर प्रीतम सिंह जो लेखक के स्कूल के पीटी थे, वे लेखक और उनके साथियों को परेड करवाते और मुंह में सीटी लेकर लेफ्ट राइट की आवाज निकालते हुए मार्च करवाया करते थे। फिर जब वे राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहते तो सभी विद्यार्थी अपने छोटे छोटे जूतों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर जूतों की ठक ठक करते और ऐसे घमंड के साथ चलते जैसे वे सभी विद्यार्थी ना होकर बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो, जैसे किसी देश के फौजी जवान होता है। अर्थात लेखक कहना चाहते हैं कि सभी विद्यार्थी अपने आप को जो है फौजी समझते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि वो जो है एकदम से धुली हुई वर्दी पहनते थे, पॉलिश किए हुए चमकदार जूते पहनते थे, और जब उनके जो पीटी हैं वो उनको लेफ्ट राइट, अबाउट टर्न, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न इस तरह से आदेश देते थे तो बच्चे भी जो है अपने छोटे छोटे जूतों की एड़ियों को जो है बहुत जोर जोर से ठोक ठोक कर चलते थे और बहुत ही घमंड के साथ सीधे चलते थे जैसे वो कोई फौजी जवान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया? तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मास्टर प्रीतम चंद लेखक की चौथी कक्षा को फारसी पढ़ाने लगे थे। अभी मास्टर प्रीतम चंद को लेखक की कक्षा को पढ़ाते हुए एक सप्ताह भी नहीं हुआ होगा कि प्रीतम चंद ने उन्हें एक शब्द रूप याद करने को कहा और आज्ञा दी कि कल इसी घंटी में केवल जवान के द्वारा ही सुनेंगे, यानी जिसे हम ओरल टेस्ट कहते हैं वो उन्होंने लेने की सोची थी। वो उन्होंने आज्ञा कल जो है इसी पीरियड में जो है ओरल टेस्ट लिया जाएगा। दूसरे दिन मास्टर प्रीतम चंद ने बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा तो एक भी लड़का ना सुना पाया। मास्टर जी ने गुस्से में चिल्लाकर सभी विद्यार्थियों को कान पकड़कर पीठ ऊंची रखने को कहा, यानी पीटी साहब ने जो है उन्हें मुर्गा बनने के लिए कहा। जब लेखक की कक्षा को सजा दी जा रही थी तो उसके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल में नहीं थे। आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। शायद यह पहला अवसर था कि उन्होंने पीटी प्रेमचंद की उस असभ्यता एवं जंगलीपन को सहन नहीं किया और वह भड़क गए थे। यही कारण था कि हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को मुअत्तल कर दिया। यानी जो शर्मा जी थे वो जो है बिल्कुल ही ऑपोजिट थे प्रीतम चंद के, क्योंकि जो प्रीतम चंद थे पीटी थे वो बहुत ही सख्त मिजाज के व्यक्ति थे, लेकिन जो शर्मा जी थे वो बहुत ही नर्म दिल के थे, वो बहुत ही प्यार से बच्चों के साथ बिहेव करते थे। तो जब उन्होंने देखा कि जो प्रीतम चंद हैं वो बहुत ही ज्यादा सख्ती से पेश आ रहे हैं छोटे बच्चों के साथ, तो वो जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उसी गुस्से में जो है उन्होंने पीटी साहब को मुअत्तल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल जाने की जगह ना लगने पर भी कब और क्यों उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगने लगा? यानी लेखक को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था बचपन में, लेकिन फिर भी जो है कुछ स्थिति में उन्हें स्कूल जाना अच्छे लगने लगा था। वो क्या स्थितियां थी वो आपने एक्सप्लेन करनी है।
बचपन में लेखक को स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, परंतु जब मास्टर प्रीतम सिंह मुंह में सीटी लेकर लेफ्ट राइट की आवाज निकालते हुए मार्च करवाया करते थे और सभी विद्यार्थी अपने छोटे छोटे जूतों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर जूतों की ठक ठक करते और ऐसे घमंड के साथ चलते जैसे वे सभी विद्यार्थी ना होकर बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो, जैसे किसी देश के फौजी जवान होता है। स्काउटिंग करते हुए कोई भी विद्यार्थी कोई गलती ना करता तो पीटी साहब अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते और सभी को शाबाश कहते। उनकी एक शाबाश लेखक और उनके साथियों को ऐसे लगने लगती जैसे उन्होंने किसी फौज के सभी पदक या मेडल जीत लिए हों। यह शाबाशी लेखक को उसे दूसरे अध्यापकों से मिलने वाले गुड्डों से भी ज्यादा अच्छा लगता था। यही कारण था कि बाद में लेखक को स्कूल जाना अच्छा लगने लगा। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि जो लेखक है उनको स्कूल जाना अच्छा इसलिए लगने लगा था क्योंकि उनको जो है स्काउटिंग की परेड करना अच्छा लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाया करता था और उसे पूरा ना कर पाने की स्थिति में किसकी भांति बहादुर बनने की कल्पना किया करता था। यानी आपने ये एक्सप्लेन करना है कि जो लेखक है, जो उनको छुट्टियों में काम मिलता था स्कूल से, जब वो उनको करने चाहते थे छुट्टियों में तो वो क्या क्या योजनाएं बनाते थे उनको करने के लिए, और जब उन योजनाओं के द्वारा भी वो काम तो वो किसकी तरह बहादुर बनने की कल्पना करते थे। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे जैसे लेखक की छुट्टियों के दिन खत्म होने लगते तो वह दिन गिनने शुरू कर देता था। हर दिन के खत्म होते होते उसका डर भी बढ़ने लगता था। अध्यापकों ने जो काम छुट्टियों में करने के लिए दिया होता था उसको कैसे करना है और एक दिन में कितना काम करना है यह सोचना शुरू कर देता था। जब लेखक ऐसा सोचना शुरू करता तब तक छुट्टियों का सिर्फ एक ही महीना बचा होता। एक एक दिन गिनते गिनते खेल कूद में 10 दिन और बीत जाते। फिर वह अपना डर भगाने के लिए सोचता कि 10 क्या 15 सवाल भी आसानी से एक दिन में किए जा सकते हैं। जब ऐसा सोचने लगता तो ऐसा लगने लगता कि छुट्टियां कम होते होते भाग रही हों। दिन बहुत छोटे लगने लगते थे। लेखक ओमा की तरह जो ठिकने और बलिष्ठ कद का उदंड लड़का था उसी की तरह बनने की कोशिश करता, क्योंकि वह छुट्टियों का काम करने के बजाय अध्यापकों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझता था और काम न किया होने के कारण लेखक भी उसी की तरह बहादुर बनने की कल्पना करने लगता। यानी कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि जो लेखक हैं वो छुट्टियों में अपना काम नहीं कर पाते थे जो अध्यापकों ने उन्हें छुट्टियों के लिए दिया होता था, क्योंकि वो सारा टाइम जो है खेलकूद में बिता देते थे और लास्ट में जब उनको ये लगता था कि उन्होंने काम तो किया नहीं है तो वो किसकी तरह बहादुर बनने की कोशिश करते थे, ओमा की तरह। ओमा की तरह क्यों? क्योंकि वो भी जो है काम नहीं करता था और वो ये समझता था कि काम से अच्छा है कि वो अध्यापकों की 1-2 दिन पिटाई सहन कर ले। तो लेखक भी जो है लास्ट में बहादुर बनने की कल्पना करते थे कि वो भी जो है बहादुर हैं, वो भी ओमा की तरह जो है 1-2 दिन अध्यापकों की पिटाई सहन कर लेंगे, लेकिन काम जो है वो नहीं कर पाए हैं क्योंकि छुट्टियों में वो खेलने में व्यस्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी आपको जो पाठ पर आधारित जो घटनाएं दी गई हैं, जो वर्णित की गई है पीटी सर की ओर से, उनके आधार पर जो है आपको ये बताना है कि जो पीटी सर है उनका जो चरित्र है वो कैसा था, उनके चारित्रिक जो विशेषताएं हैं वो आपने बतानी है। तो आप इस तरह से जो है लिखेंगे कि लेखक ने कभी भी मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में मुस्कुराते या हंसते नहीं देखा था। उनके जितना सख्त अध्यापक किसी ने पहले नहीं देखा था। उनका छोटा कद, पतला दुबला परंतु पुष्ट शरीर, माता के दानों से भरा चेहरा यानी चेचक के दागों से भरा चेहरा और बात सी तेज आंखें, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजे वाले जूते, ये सभी चीजें बच्चों को भयभीत करने वाली होती थी। उनके जूतों की ऊंची एड़ियों के नीचे भी खुरियां लगी रहती थी। अगले हिस्से में पंजे के नीचे मोटे सिरों वाले कील ठुके होते थे। वे अनुशासन प्रिय थे। यदि कोई विद्यार्थी उनकी बात नहीं मानता तो वे उसका रहते थे। वे बहुत स्वाभिमानी भी थे, क्योंकि जब हेडमास्टर शर्मा ने उन्हें निलंबित करके निकाला तो वे गिड़गिड़ाए नहीं, चुपचाप चले गए और पहले की तरह आराम से रह रहे थे। यानी जो आपको पूरी घटनाएं दी गई है, बताई गई है पाठ में पीटी सर के बारे में, वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। जितना भी आपको लगता है कि पाठ में जहां जहां भी पीटी सर
सर के बारे में जो जो कुछ बताया गया है, जिससे आपको लगता है कि उन सारी चीजों से पीटी सर की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं वो सामने आती है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी, यानी जैसे आपको जैसे पाठ में जो बताया गया है उस पर आधारित जो है आपको वर्तमान स्थितियों से उनकी तुलना करने के लिए कहा जा सकता है। जैसे यहाँ पर भी कहा गया है कि जो विद्यार्थी हैं उनको अनुशासन में रखने के लिए जो जो युक्तियां पाठ में अपनाई गई हैं, जैसे पीटी साहब जो हैं विद्यार्थियों को पीटते भी थे, मारते भी थे, उनको डांटते भी थे। तो जो वर्तमान स्थितियां हैं उसमें जो ये स्वीकृत मान्यताएं हैं उनके संबंध में आपके क्या विचार है, यानी वर्तमान में वो युक्तियां अपनाई जा सकती है या नहीं अपनाई जा सकती है, उसके विषय में आपको अपने विचार प्रकट करने हैं। तो यहाँ पर आप अपने विचार भी डाल सकते हैं या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में जिन युक्तियों को अपनाया गया है उसमें मारना, पीटना और कठोर दंड देना शामिल है। इन कारणों की वजह से बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, परंतु वर्तमान में इस तरह मारना, पीटना और कठोर दंड देना बिल्कुल मना है। आजकल के अध्यापकों को सिखाया जाता है कि बच्चों की भावनाओं को समझा जाए। उसने यदि कोई गलत काम किया है तो यह देखा जाए कि उसने ऐसा क्यों किया है। उसे उसकी गलतियों के लिए दंड ना देकर स्कूल जाने से डरेंगे नहीं, बल्कि खुशी खुशी स्कूल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप इस तरह से तुलना कर सकते हैं कि जो पाठ में बताया गया है वो आज के वर्तमान स्थिति में संभव है या नहीं है, यानी उसके अलावा जो है क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, आप अपने शब्दों में यहाँ पर तुलना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन की यादें मन को गुदगुदाने वाली होती हैं, विशेषकर स्कूली दिनों की। अपने अब तक के स्कूली जीवन की खट्टी मीठी यादों को लिखिए। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपने अपना अनुभव जो है वो लिखना है, यानी अब तक का, यानी जैसे आप अभी 10th स्टैंडर्ड में हैं तो 10th स्टैंडर्ड तक आपका जो स्कूली जीवन रहा है उसमें आपके जीवन में कौन सी खट्टी मीठी यादें हैं जो आपको जीवन भर याद रहेगी, वो चीजें आपने यहाँ पर लिखनी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप अपनी यादों को अच्छे से एक्सप्लेन करें। उसमें बहुत सारी जो है फालतू चीजें ना लिखें, सिर्फ जो आपको लगता है कि कौन सी ऐसी चीजें थी जो आपके जीवन को प्रभावित करती है, ऐसी चीजें थी जो आपके जीवन को प्रभावित करती है, जो आपको जीवन भर याद रहने वाली है, उन चीजों को आप यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राय अभिभावक बच्चों को खेल कूद में ज्यादा रुचि लेने पर रोकते हैं और समय बर्बाद ना करने की नसीहत देते हैं। बताइए खेल आपके लिए क्यों जरूरी है। अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दिया गया है उसमें देखिए ये बताया गया है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो खासकर जो है बच्चों को खेल कूद में ज्यादा रुचि लेने से मना करते हैं, मानते हैं कि जो खेल कूद है वो समय की बर्बादी है, वो केवल बच्चों को पढ़ाई की ओर अग्रसर रहने के लिए कहते हैं। तो आपको ये बताना है कि खेल आपके लिए क्यों जरूरी है, इसके लिए भी आपको अपने विचार यहाँ पर लिखने हैं, या फिर आप खेल कूद के बारे में जो अच्छी चीजें हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो चीजें यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि खेल जितना मनोरंजक होता है उससे कहीं अधिक सेहत के लिए आवश्यक होता है। कहा भी जाता है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। बच्चों का तन जितना अधिक तंदुरुस्त होगा उनका दिमाग उतना ही अधिक तेज होगा। खेल खेल में बच्चों को नैतिक मूल्यों का ज्ञान भी होता है, जैसे साथ साथ खेलकर भाईचारे की भावना का विकास होता है। समूह में खेलने से सामाजिक भावना बढ़ती है और साथ ही साथ प्रतिस्पर्धा की भावना का भी विकास होता है, यानी कंपटीशन की जो भावना है, कंपटीशन का जो क्रेज है वो भी जो है खेल खेल में ज्यादा बच्चे सीखते हैं, जबकि पढ़ाई में अकेले अकेले बैठकर जो है ये सारी चीजें नहीं सीखी जा सकती है। तो खेल भी जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह से आप भी अपने विचार यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिगार्डिंग है कि आप कौन से ऐसे नियम कायदों को अपनाएंगे जिससे अभिभावकों को आपके खेल पर आपत्ति ना हो, यानी जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपको खेलने से ना रोकें, आप इसके लिए कौन कौन से नियम कायदे बनाएंगे।
तो वो भी आपको यहाँ पर अपने हिसाब से लिखने हैं। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जितना खेल जीवन में जरूरी है उतने ही जरूरी जीवन में बहुत से कार्य होते हैं, जैसे पढ़ाई आदि। यदि खेल स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है तो पढ़ाई भी आपके जीवन में कामयाबी के लिए बहुत आवश्यक है। यदि हम अपने खेल के साथ साथ अपने जीवन में अन्य कार्यों को भी उसी लगन के साथ पूरा करते जाएं जिस लगन के साथ हम अपने खेल को खेलते हैं, तो अभिभावकों को कभी भी खेल से कोई आपत्ति नहीं होगी। यानी ये बहुत ही सही बात है कि आपका खेल जरूरी है जीवन के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, आपके माइंड के लिए जरूरी है, लेकिन आपके जो पढ़ाई है वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके तरक्की के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। तो अगर आप अपने खेल के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी रखते हैं तो आपके पेरेंट्स जो है आपको कभी खेलने से नहीं रोकेंगे। तो यही जो है आपको नियम कायदे बनाने हैं। आप यहाँ पर अपनी ओर से भी जो है काफी चीजें लिख सकते आधारित प्रश्न, लेकिन आपसे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा कर, आप उसके लिए कंफ्यूज ना हो। इसके लिए हम जो है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे ताकि अगर आपसे वर्ड लिमिट के साथ कोई क्वेश्चंस पूछे जाए तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। आप जो है बहुत सारी बातों को किस तरह से कम शब्दों में कंक्लूड करके लिखें वो आप यहाँ पर सीख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को खेल सबसे अच्छा लगता है और वे मिलजुल कर खेलते हैं। सपनों कैसे दिन पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि जो बच्चे होते हैं उनको खेलना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और जो बच्चे हैं वो किसी के साथ भी खेलते हैं। यानी आप बच्चों को नहीं रोक सकते, यानी उनको ये इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते कि आपको इसके साथ खेलना है, इसके साथ नहीं खेलना है। बच्चे जो है सबको एक जैसा मानते हैं, सबको अपनी तरह मानते हैं और सबके साथ खेलते हैं। आपको जो है पाठ के आधार पर ये स्पष्ट करना है। यानी पाठ के आधार पर आपको कोई ऐसी बात बतानी है जो पाठ में भी दी गई हो, जहां पर बच्चे जो है मिलजुल कर खेलते हो। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि सपनों कैसे दिन पाठ से ज्ञात होता है कि लेखक और उसके बचपन के साथी मिलजुल कर खेलते थे और सभी की हालत एक सी होती थी। जब खेल खेल में लकड़ी के ढेर से नीचे उतरते हुए भागते तो बहुत से बच्चे अपने आप को चोट लगा देते थे और कई जगह चोट खाए हुए खून के ऊपर जमी हुई रेत मिट्टी से लथपथ पिंडलियां लेकर अपने अपने घर जाते और सभी की माँ बहनें उन पर तरस नहीं खाती बल्कि उल्टा और ज्यादा पीट देती। कई बच्चों के पिता तो इतने गुस्से वाले होते कि जब बच्चे को पीटना शुरू करते तो यह भी ध्यान नहीं रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से खून बहने लगा है और ये भी नहीं पूछते कि उसे चोट कहाँ लगी है। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन सभी बच्चे फिर से खेलने के लिए चले आते। तो यहाँ पर आप ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं वो मिलजुल कर खेलते हैं और खेलना उनको इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि जब उनकी मार पिटाई भी होती थी घर में, फिर भी जो है वो अगले दिन खेलने पहुंच जाते थे। यानी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनको अगले दिन भी मार पड़ने वाली है अगर वो अपने कपड़े गंदे करेंगे। वो फिर भी जो है वही खेल बार बार खेलते थे और बार बार जो है उनकी पिटाई हो जाती थी, लेकिन वो फिर से जो है खेलने पहुंच जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के गांव के बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं लेते थे, स्पष्ट कीजिए। यानी पाठ में एक जगह पर बताया गया है ये प्रसंग कि बच्चे जो है पढ़ाई में रुचि नहीं लेते थे। वो क्या है आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अपने बचपन के दिनों में लेखक जिन बच्चों के साथ खेलता था उनमें से ज्यादातर साथी उसी के परिवार की तरह के थे। उन परिवारों में से बहुत के बच्चे तो स्कूल ही नहीं जाते थे और जो कभी गए भी पढ़ाई में रुचि ना होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए और फिर स्कूल नहीं की। उनका सारा ध्यान खेलने में रहता था। इससे स्पष्ट है कि लेखक के गांव के बच्चे पढ़ाई में रुचि कैसे दिन पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि जो बच्चे बचपन में नहीं पढ़ पाए उसके लिए उनके माता पिता किस तरह जिम्मेदार थे। यानी आपने एक तरह से प्रूव करना है कि जो पाठ के आधार पर बताया गया है कि जो बच्चे बचपन में स्कूल नहीं जा पाए थे, नहीं पढ़ पाए थे, उसके लिए उनके पेरेंट्स किस तरह से जिम्मेदार थे। तो आप इस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि जो बच्चे पढ़ाई में रुचि ना होने के कारण बस्ता तालाब में फेंक आते थे और फिर कभी स्कूल नहीं गए, उनके माँ बाप ने भी उनको दोबारा कभी स्कूल भेजने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं की। यहाँ तक कि राशन की दुकान वाला और जो किसानों की फसलों को खरीदते और बेचते हैं वे भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं समझते थे। अगर कभी कोई स्कूल का अध्यापक उन्हें समझाने की कोशिश करता तो वे अध्यापक को यह कहकर चुप करवा देते कि उन्हें
अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कोई तहसीलदार तो बनाना नहीं है। जब उनका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो पंडित घनश्याम से हिसाब किताब लिखने की पंजाबी प्राची कर सिखा देंगे और दुकान पर खाता लिखवाने लगा देंगे। स्कूल में अभी तक यह कुछ भी नहीं सीख पाया है। इससे स्पष्ट है कि बच्चों की पढ़ाई ना हो पाने के लिए अभिभावक अधिक जिम्मेदार थे, क्योंकि बच्चा अगर पढ़ने की ओर अग्रसर नहीं है, वो नहीं पढ़ना चाह रहा है, खेलने में उसका ज्यादा ध्यान है, तो माँ बाप का फर्ज बनता है कि वो बच्चों को पढ़ाई के मामले में जागरूक करें, उन्हें बताएं कि पढ़ाई कितनी ज्यादा जरूरी है, खेलना भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ वो पढ़ाई भी करें। तो यहाँ पर जो पाठ के आधार पर बताया गया है, वहां पर माँ बाप ने जो है कभी भी कोई कोशिश नहीं की बच्चों को दोबारा स्कूल भेजने की। वो यही समझते थे कि अभी तक उन्होंने स्कूल में कुछ नहीं सीखा है, तो आगे भी बच्चे कुछ नहीं सीख पाएंगे। जब वे बड़े हो जाएंगे तो वे जो है किसी पंडित से जो है उन्हें हिसाब किताब लिखवाने का लिपि जो है वो पढ़वा लेंगे और फिर दुकान में खाता लिखवाने के लिए लगा देंगे। यानी उन्हें जो है पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि जो ये पाठ है उसमें जो है पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि जो ये पाठ है उसमें जो बच्चे हैं उनके पढ़ाई ना हो पाने के पीछे जो है अभिभावक अधिक जिम्मेदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपनों के से दिन पाठ में लेखक ने अपने स्कूल का वर्णन किस प्रकार से किया है। आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लेखक ने अपने स्कूल का वर्णन करते हुए बताया है कि स्कूल के अंदर जाने वाले रास्ते के दोनों ओर गली की तरह के लंबे सीधे रास्ते में बड़े ढंग से कटे छटे झाड़ उगे थे, जिन्हें लेखक और उनके साथी डंडियां कहा करते थे। उनसे नीम के पत्तों की तरह महक आती थी, जो आज भी लेखक अपनी आंखों को बंद करके महसूस कर सकता है। उस समय स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिसमें गुलाब, गेंदा और मोतिया की दूध सी सफेद कलियां भी हुआ करती थी। लेखक के स्कूल में केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे, जो अंग्रेजी के अक्षर H की तरह बने हुए थे। तो ये शब्दों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल की छोटी क्यारियों में उगाए गए कई तरह के फूलों का लेखक और उनके साथी क्या करते थे। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लेखक के स्कूल की छोटी क्यारियों में कई तरह के फूल उगाए जाते थे, जिसमें गुलाब, गेंदा और मोतिया की दूध सी सफेद कलियां भी हुआ करती थी। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि लेखक और उनके साथी चपरासी से छुप छुपाकर कभी कभी फूल तोड़ लिया करते थे। उनकी बहुत तेज सुगंध लेखक आज भी महसूस कर सकता है, परंतु लेखक को अब यह याद नहीं है कि उन फूलों को तोड़कर कुछ देर सूंघकर फिर उन फूलों का वे क्या करते थे। शायद वे उन फूलों को या तो जेब में डाल लेते होंगे और माँ उसे धोने के समय निकालकर बाहर फेंक देती होगी, या लेखक और उनके साथी खुद ही स्कूल से बाहर आते समय उन्हें बकरियों के मेमनों की तरह खा या चर जाया करते होंगे। यानी लेखक जो है उन फूलों के साथ जाया करते होंगे। यानी लेखक जो है उन फूलों के साथ क्या करते थे वो आपने एक्सप्लेन करना है, और इसको आप और भी अच्छा अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों के फर्क का अंतर किस तरह स्पष्ट किया है। यानी जो छुट्टियों के पहले दिन होते थे और जो आखिरी दिन होते थे उसमें लेखक ने क्या अंतर बताया है, ये आपने स्पष्ट करना है। लेखक के समय में स्कूलों में साल के शुरू में 1-1.5 महीने की पढ़ाई हुआ करती थी, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाती थी। लेखक को छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फर्क याद है। पहले के 2-3 सप्ताह तो खूब खेल कूद में बीतते थे। हर साल की छुट्टियों में लेखक अपनी माँ के साथ अपनी नानी के घर चले जाता था। जैसे जैसे उनकी छुट्टियों के दिन खत्म होने लगते तो वे लोग दिन गिनने शुरू कर देते थे। एक एक दिन गिनते गिनते खेल कूद में 10 दिन और बीत जाते। काम ना किया होने के कारण स्कूल में होने वाली दिन छोटे होने लगते, अर्थात छुट्टियां खत्म होने लगती, डर और ज्यादा बढ़ने लगता। छुट्टियों के आखिरी 15-20 दिनों में अध्यापकों द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करने का हिसाब लगाते थे और कार्य पूरा करने की योजना बनाते हुए उन छुट्टियों को भी खेल कूद में बिता देते थे। तो ये था लेखक का पहले और आखिरी दिनों का फर्क। यानी पहले जो दिन होते थे उसमें वो बिना कुछ सोचे समझे जो है पहले कुछ 2-3 सप्ताह जो है खेल कूद में बिता देते थे, और लास्ट के जो 15-20 दिन होते थे उसमें उनको ध्यान आता था कि उनका जो काम है वो नहीं हो पाया है। फिर वो योजनाएं बनाते थे कि किस तरह से वो अपना काम पूरा करेंगे, लेकिन फिर भी वो काम नहीं करते थे, सिर्फ खेलते कूदते रहते थे। तो ये फर्क था पहले और लास्ट के दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने सस्ता सौदा किसे कहा है और क्यों।
तो आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि लेखक ने सस्ता सौदा उस समय के मास्टरों द्वारा दी जाने वाली पिटाई को कहा है। इसका कारण यह है कि उस समय के अध्यापक गर्मी को कहा है। इसका कारण यह है कि उस समय के अध्यापक गर्मी की छुट्टियों के लिए 200 सवाल दिया करते थे। बच्चे इसके बारे में तब सोचते जब उनकी छुट्टियां 15-20 बचती। वे सोचते थे कि एक दिन में 10 सवाल करने पर भी 20 दिन में पूरा हो जाएगा। 10 दिन छुट्टियां और बीतने पर वे 20 सवाल प्रतिदिन पूरा करने की बात सोचते पर काम न करते। अंत में मास्टरों की पिटाई को सस्ता सौदा समझकर उसे भी स्वीकार कर लेते थे। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि उन्हें जो है काम करना बुरा लगता था और वो ये सोचते थे कि काम छोड़कर जो है वो 1-2 दिन जो है मास्टरों की पिटाई खा लेंगे, वो जो है उन्हें सस्ता सौदा लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर प्रीतमचंद और हेडमास्टर शर्मा जी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि चैप्टर में जो है बहुत ही स्पष्ट प्रीतमचंद जी और मास्टर शर्मा जी के बारे में बताया गया है कि उन दोनों में क्या अंतर था। तो वही जो है आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। मास्टर प्रीतमचंद जो स्कूल के पीटी थे, वे बहुत ही सख्त अध्यापक थे। सभी लड़के उनसे बहुत डरते थे क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक ना कभी किसी ने देखा था और ना सुना था। यदि कोई लड़का अपना सिर प्रार्थना के समय इधर उधर हिला लेता या पांव से दूसरे पांव की पिंडली खुजलाने लगता तो वह उसकी ओर बाघ की तरह झपट पड़ते और उन पर लात घूसों की बरसात कर देते। ये था प्रीतमचंद जी का एक्सप्लेनेशन। अब आप करेंगे हेडमास्टर जी का। परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उनसे बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। वह 5वीं और 8वीं कक्षा को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे। लेखक और लेखक के साथियों में से किसी को भी याद नहीं था कि 5वीं कक्षा में कभी भी उन्होंने हेडमास्टर शर्मा जी को किसी गलती के कारण किसी को मारते या डांटते देखा या सुना हो। तो ये जो है आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं कि जो प्रीतमचंद जी थे वो बहुत ज्यादा सख्त थे और जो हेडमास्टर शर्मा जी थे वो बिल्कुल उसके उलट स्वभाव के थे, यानी वो बहुत ही ज्यादा नरम दिल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटी मास्टर प्रीतमचंद ने ऐसी क्या बात थी जिसको देखकर बच्चे डरते थे। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पीटी मास्टर प्रीतमचंद को स्कूल के समय में कभी भी किसी ने मुस्कुराते या हंसते नहीं देखा था। उनका छोटा कद, दुबला पतला परंतु पुष्ट शरीर, चेचक के दानों से भरा चेहरा और बात सी तेज आंखें, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजे वाले जूते, ये सभी चीजें बच्चों को भयभीत करने वाली होती थी। उनके जूतों की ऊंची एड़ियों के नीचे भी उसी तरह की खुरियां लगी रहती थी जैसे तांगे के घोड़े के पैरों में लगी रहती हैं। यदि मास्टर प्रीतमचंद सख्त जगह पर भी चलते तो खुरियों और कीलों के निशान वहां भी दिखाई देते थे। उनका ऐसा व्यक्तित्व बच्चों के मन में भय पैदा करता था और वे उनसे डरते थे। यानी जो मास्टर प्रीतमचंद थे वो बहुत ही सख्त स्वभाव के थे और बिल्कुल सीरियस रहते थे स्कूल में। उनको कभी किसी ने हंसते हुए नहीं देखा था और जो बच्चे हैं वो उनके वैसे व्यक्तित्व को देखकर जो है बहुत ज्यादा डरते थे। इसलिए वो हमेशा ही जो है मास्टर प्रीतमचंद को देखकर डर जाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी की कक्षा में मास्टर प्रीतमचंद ने किस तरह शारीरिक दंड दिया जिसे लेखक और उनके साथी आजीवन नहीं भूल पाए। यानी जो उनको दंड दिया गया था आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि उनको कैसा दंड दिया गया था। आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मास्टर प्रीतमचंद बच्चों को 4th कक्षा में फारसी पढ़ाते थे। एक सप्ताह बाद ही प्रीतमचंद ने बच्चों को शब्द रूप याद करके आने और उसे जबानी सुनाने को कहा, पर कठिन होने के कारण कोई भी लड़का ना सुना सका। यह देख प्रीतमचंद को गुस्सा आया और उन्होंने बच्चों को मुर्गा बना दिया। उनके द्वारा लड़कों को मुर्गा बनाने का ढंग बड़ा ही कष्टदायी था। जब मास्टर जी ने सभी विद्यार्थियों को अपने अपने कान पकड़ने और अपनी पीठ ऊंची रखने के लिए कहा तो पीठ ऊंची कर में ही टांगों में जलन होने लगती थी। लेखक जैसे कमजोर बच्चे तो टांगों के थकने से कान पकड़े हुए ही गिर पड़ते थे। उनके द्वारा दिया गया यह शारीरिक दंड लेखक और उनके साथी आजीवन नहीं भूल सके। यानी जो ये उनको दंड दिया गया था, यानी मुर्गा बनाया गया था, वो जो है लेखक को आज तक याद है, वो आजीवन नहीं भूल पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हेडमास्टर ने प्रीतमचंद को बच्चों को शारीरिक दंड देते हुए देखा तो उन्होंने मास्टर प्रीतमचंद के विरुद्ध क्या कार्यवाही की। क्योंकि जो मास्टर प्रीतमचंद जी हैं उनको जो निष्कासित किया गया था उसका कारण था बच्चों को शारीरिक दंड देना। तो उसी चीज को आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है।
कि हेडमास्टर शर्मा जी ने देखा कि मास्टर प्रीतम चंद ने छात्रों को मुर्गा बनाकर शारीरिक दंड दे रहे हैं। यह पहला अवसर था कि उन्होंने पीटी प्रीतम चंद की यह असभ्यता एवं जंगलीपन को देखा था। उन्होंने सहन नहीं किया और वह भड़क गए थे। उन्होंने इसे तुरंत रोकने का आदेश दिया। उन्होंने प्रीतम चंद के निलंबन का आदेश रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया। वहां के शिक्षा विभाग के डायरेक्टर हरजी लाल के आवश्यक था। ऐसी स्वीकृति मिल जाने के बाद पीटी प्रीतम चंद को हमेशा के लिए स्कूल से निकाल दिया जाना था। तो ये जो है कार्यवाही की गई थी मास्टर प्रीतम चंद के लिए हेडमास्टर जी के द्वारा कि उनका जो शारीरिक दंड देना था बच्चों को, वो उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगा था और वो नहीं चाहते थे कि इस तरह का जो सख्त अध्यापक है वो स्कूल में रहे। इसलिए उन्होंने जो है निलंबन का आदेश निकाल दिया था और जब उसको मंजूरी मिल जानी थी तो उसके बाद प्रीतम चंद जी को हमेशा के लिए स्कूल से निकाल देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर प्रीतम चंद के निलंबन के बाद भी बच्चों के मन में उनका डर किस तरह समाया था? विद्यालय में लड़के पीटी मास्टर प्रीतम चंद की पिटाई से इतने डरे हुए थे कि यह पता होते हुए भी कि पीटी मास्टर प्रीतम चंद को जब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे तब तक वह स्कूल में कदम नहीं रख सकते। फिर भी जब भी फारसी की घंटी बजती तो बच्चों की छाती धक धक करती फटने को आती, परंतु या मास्टर नौहरिया राम जी कमरे में फारसी पढ़ाने ना आ जाते तब तक तो सभी बच्चों के चेहरे मुरझाए ही रहते थे। इस तरह उनका डर बच्चों के मन में जमकर बैठ चुका था। यानी जो बच्चे हैं उनको पता था कि जो मास्टर प्रीतम चंद है वो तब तक स्कूल में नहीं आ सकते जब तक उनको डायरेक्टर द्वारा बहाल नहीं किया जाएगा, यानी उनका जो निलंबन का आदेश है उसको रद्द नहीं किया जाएगा, तब तक वो स्कूल में नहीं आ सकते। लेकिन फिर भी बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते थे जब भी जो है फारसी की घंटी बजती थी कि कहीं मास्टर प्रीतम चंद उनको पढ़ाने कक्षा में ना आ जाएं। तो ये था मास्टर प्रीतम चंद का डर। अब हम बात करेंगे अतिरिक्त प्रश्न 60 to 70 वर्ड्स यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस साल लेखक नानी के घर नहीं जा पाता था उस साल लेखक अपने घर से दूर जो तालाब था वहां जाया करता था। उस तालाब में लेखक और उनके साथी किस तरह खेलते थे, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। यानी जो लेखक और उनके साथी का खेलना है उसका आपने अपने शब्दों में वर्णन करना है। आप इस तरह से लिख सकते हैं कि लेखक और उसके साथी कपड़े उतारकर पानी में कूद जाया करते थे। थोड़े समय बाद पानी से निकलकर भागते हुए एक रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लौटने लगते थे। गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ करके फिर उसी तरह भागते थे। किसी ऊंची जगह जाकर वहां से तालाब में छलांग लगा देते थे। जैसे ही उनके शरीर से लिपटी रेत तालाब के उस गंदे पानी में साफ हो जाती, वे फिर से उसी टीले की ओर भागते। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे उन्हें बहुत अच्छे से तैरना आता हो। परंतु एक दो को छोड़कर लेखक के किसी साथी को तैरना नहीं आता था। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए सलाह देते कि ऐसा मानो जैसे किसी भैंस के सींग या पूंछ पकड़ रखी हो। उनका हौसला बढ़ाते। कूदते समय मुंह में गंदला पानी भर जाता तो बुरी तरह खांसकर उसे बाहर निकालने का प्रयास करते थे। कई बार ऐसा लगता कि सांस रुकने वाली है, परंतु हाय हाय करके किसी न किसी तरह तालाब के किनारे तक पहुंच जाया करते थे। अपने तरीके से आप बता सकते हैं कि किस तरह से लेखक और उनके साथी तालाब में जाकर एंजॉय करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर प्रीतम चंद जो स्कूल के पीटी थे उनसे सब क्यों डरते थे? लेखक और उनके साथियों को क्या ध्यान रखना पड़ता था? तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मास्टर प्रीतम चंद जो स्कूल के पीटी थे उनसे सब डरते थे। वे लड़कों की पंक्तियों के पीछे खड़े खड़े यह देखते रहते थे कि कौन सा लड़का पंक्ति में ठीक से नहीं खड़ा है। उनकी धमकी भरी डांट और लात घूंसे के डर से लेखक और लेखक के साथी पंक्ति के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते सीधी पंक्ति में बने रहने की पूरी कोशिश करते थे। सीधी पंक्ति के साथ साथ लेखक और लेखक के साथ के पीछे खड़े लड़कों के बीच की दूरी भी एक समान होनी चाहिए। यानी यहाँ पर आप एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या ध्यान रखना पड़ता था लेखक और उनके साथियों को। आगे आप एक्सप्लेन करेंगे कि सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक ना कभी किसी ने देखा था ना सुना था। यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला देता या पांव से दूसरे पांव की पिंडली खुजलाने लगता तो वह उसकी ओर बाघ की तरह झपट पड़ते और बाल खींचने
कड़ा दंड देने, बहुत अधिक मारना पीटना, यानी मुहावरे का अर्थ है कि मुहावरे को सामने करके दिखा देते, यानी वो उन्हें बहुत ज्यादा पीट देते थे, इसलिए जो है सब उनसे डरते थे और प्रेयर में जिस तरह से खड़ा रहा जाता है उसका पूरा ध्यान रखते थे कि कहीं उनसे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती होगी तो मास्टर प्रीतमचंद उन्हें बहुत बुरी तरह से मारने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन में बच्चों को स्कूल जाना पसंद नहीं होता, किंतु कुछ परिस्थितियों में बच्चे स्कूल जाना पसंद करते हैं। पाठ के आधार पर उन परिस्थितियों का उल्लेख करते हैं। पाठ के आधार पर उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए, यानी जो आपकी सिचुएशन है उसके हिसाब से तो बहुत सारी परिस्थितियां होगी जिसमें स्कूल जाना आपको पसंद होगा, लेकिन आपको पाठ के आधार पर उन परिस्थितियों का उल्लेख करना है जहां पर बच्चों को स्कूल जाना पसंद ना होते हुए भी कुछ परिस्थितियों में स्कूल जाना पसंद होता था। तो आप पाठ के आधार पर इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि लेखक के अनुसार उनके बचपन में भी स्कूल सभी के लिए ऐसी जगह नहीं थी जहां खुशी से भागकर जाया जाए। पहली कच्ची कक्षा से लेकर चौथी कक्षा तक केवल 5-7 लड़के ही थे जो खुशी खुशी स्कूल जाते होंगे, बाकी सभी रोते चिल्लाते ही स्कूल जाया करते थे। फिर भी कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां भी होती थी जहां बच्चों को स्कूल अच्छा भी लगने लगता था। वह स्थितियां बनती थी जब स्कूल में स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब सभी बच्चों के हाथों में नीली पीली झंडियां पकड़ाकर 1 2 3 कहते और बच्चे भी झंडियां ऊपर नीचे दाएं बाएं हिलाते, रंग के रुमाल लटकाए सभी बच्चे बहुत खुशी से अभ्यास किया करते थे। कभी कभी लेखक और उनके साथियों को ऐसा भी लगता था कि कई साल की सख्त मेहनत से जो पढ़ाई उन्होंने प्राप्त की थी, पीटी साहब के अनुशासन में रहकर प्राप्त की गुडविल का रौब या घमंड उससे बहुत बड़ा था। यह ऐसा भी था कि आपको रोज डांटने वाला कोई अपना यदि साल भर के बाद एक बार शाबाश कह दे तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगता था। तो यहाँ पर ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर बच्चों को स्कूल जाना पसंद आता था स्काउटिंग के अभ्यास के समय। तो वही सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है, इसको आप अपने शब्दों में और भी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की पढ़ाई में हेडमास्टर शर्मा जी का योगदान स्पष्ट कीजिए। यानी जो लेखक की पढ़ाई है उसमें हेडमास्टर शर्मा जी का क्या योगदान था वो आपने अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है। इस तरह से आप कर सकते हैं कि लेखक के घर में किसी को भी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। यदि नहीं सकते हैं कि लेखक के घर में किसी को भी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। यदि नई किताबें लानी पड़ती जो लेखक के समय में केवल 1-2 रुपए में आ जाया करती थी, तो शायद इसी बहाने लेखक की पढ़ाई तीसरी चौथी कक्षा में ही छूट जाती। लेखक लगभग 7 साल स्कूल में रहा तो उसका एक कारण लेखक के पुरानी पुस्तकें मिल जाना भी था। कॉपियों, पेंसिलों, होल्डर या स्याही दवात में मुश्किल से साल भर में 1-2 रुपए ही खर्च हुआ करते थे, परंतु उस जमाने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी संपत्ति या दौलत हुआ करती थी। लेखक के स्कूल के हेडमास्टर शर्मा जी एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे जो बहुत धनी लोग थे। उनका लड़का लेखक से 1-2 साल बड़ा होने के कारण लेखक से एक कक्षा आगे पढ़ता था। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता था तो शर्मा जी उस लड़के की 1 साल पुरानी किताबें लेखक के लिए ले आते थे। इससे लेखक ने 7वीं तक की पढ़ाई कर ली। इस तरह उस नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक और उनके साथी पीटी मास्टर के किस रूप को अद्भुत मानते थे। यानी मास्टर जो प्रीतमचंद है उनके कौन से रूप को अद्भुत मानते थे। अपने निष्कासन के बाद कई सप्ताह तक पीटी मास्टर जब स्कूल नहीं आए तब लेखक और उनके साथियों को पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा किराए पर ले रखा था, पीटी मास्टर वहीं आराम से रह रहे थे। उन्हें निष्कासित होने की थोड़ी सी भी चिंता नहीं थी। जिस तरह वह पहले आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगोकर रखे बादामों की गिरियों का छिलका उतार कर खिलाते थे, वे आज भी उसी तरह आराम से पिंजरे में रखे उन तोतों को दिन में कई बार भिगोकर रखे बादामों की गिरियों का छिलका उतारकर खिलाते और उनसे बातें करते रहते हैं। लेखक और उनके साथियों के लिए यह चमत्कार ही था कि जो प्रीतमचंद पट्टी या डंडे से मार मार कर विद्यार्थियों की चमड़ी तक उधेड़ देते, वह अपने तोतों से मीठी मीठी उधेड़ देते। वह अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते थे। उनका यह रूप देखकर लेखक स्वयं में सोच रहा था कि क्या तोतों को उनकी आग की तरह जलती भूरी आंखों से डर नहीं लगता होगा। लेखक और उनके साथियों की समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती थी क्योंकि तब वे बहुत छोटे हुआ करते थे। तो वे तो बस पीटी मास्टर के इस रूप को इस तरह
वे तो बस पीटी मास्टर के इस रूप को एक तरह से अद्भुत ही मानते थे। यानी कौन सा रूप लेखक और उनके साथियों को अद्भुत लगता था कि जो एक ओर तो मास्टर प्रीतमचंद उन्हें मार मार कर उनकी चमड़ी उधेड़ सकते, कि जो मास्टर प्रीतमचंद है एक ओर तो वो बहुत ही सख्त व्यक्ति थे स्कूल में, लेकिन दूसरी ओर जो है वो अपने तोतों से इतनी मीठी मीठी बातें करते थे। तो ये जो दो रूप थे उनको देखकर जो है लेखक और उनके साथी अचंभित हो गए थे, परेशान हो गए थे। ये उन्हें चमत्कार लग रहा था और जो ये रूप था वो उनको अद्भुत लग रहा था। तो ये क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में, यानी इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं और आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, उसके लिए आप चैप्टर को एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लें, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेते हैं कुछ एमसीक्यूज, ताकि अगर एमसीक्यूज पूछे जाएं तो आप कंफ्यूज ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के साथ खेलने वाले बच्चों की हालत कैसी होती थी? 4 ऑप्शंस हैं। बच्चों के पैर नंगे होते थे, उन्होंने फटी मैली कच्छी पहनी होती थी, उनके कुर्ते बिना बटनों के होते थे, या उपरोक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर घ हमारा सही उत्तर है, यानी उपरोक्त जितने भी ये ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल सही हैं। जो बच्चे हैं उनकी हालत इसी तरह की होती थी, उनके पैर भी नंगे होते थे, फटी मैली कच्छी पहनी होती थी और उनके जो कुर्ते होते थे वो बिना बटनों के होते थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर घ सही है। सेकंड क्वेश्चन है, ननिहाल जाने पर लेखक को क्या सुख मिलता था? यानी नानी के घर जब लेखक जाता था तो उनको क्या सुख मिलता था? 4 ऑप्शन है। वहां उसे नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती थी, वह उसे बहुत प्यार करती थी, वहां वह तालाब में खूब नहाता और बाद में नानी से जो जी में आए मांगकर खाता था। घ है उपरोक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी घ हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि जो भी ये 3 ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल सही है। क्योंकि नानी के घर जब लेखक जाता था वहां पर उन्हें नानी बहुत ज्यादा प्यार करती थी, नानी उनको बहुत ज्यादा घी मक्खन दही ये खिलाती थी, और जो भी उनके मन में होता था वो नानी से मांगते थे और नानी उनको खाने के लिए दे देती थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर घ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे पीटी सर से क्यों डरते थे? 4 ऑप्शन है। पीटी सर का स्वभाव बहुत सख्त था, उन्होंने भारी जूते पहने होते थे, उनके मुंह पर फोड़े फुंसियां थी, या उनका चेहरा भयानक था। तो यहाँ पर सबसे जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर क, यानी पीटी सर का स्वभाव बहुत सख्त था। क्योंकि जो बाकी चीजें हैं वो भी पीटी सर से रिलेटेड है, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे उनके स्वभाव से डरते थे। तो इसलिए हमारा क ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमा के सिर की टक्कर का नाम लेखक और उनके साथियों ने क्या रखा हुआ था? 4 ऑप्शंस है, रेल डिब्बा, रेल बम्बा, रेल इंजन या रेल पटरी। तो जो लेखक है और उनके साथी है उन्होंने जो ओमा है उसके सर की टक्कर का नाम रखा था रेल बम्बा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं रखते थे वो बस्ता कहाँ फेंक आते थे? 4 ऑप्शन है, नदी में, खेत में, तालाब में या क्यारियों में। तो आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं रखते थे वो अपना बस्ता तालाब में फेंक कर आए थे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ग हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक हर साल गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जाता था? 4 ऑप्शन है, मामा के घर, चाचा के घर, दादी के घर या नानी के घर। तो लेखक जो है हर साल गर्मियों की छुट्टियों में ननिहाल जाता था, यानी नानी के घर जाता था। तो हमारा ऑप्शन नंबर घ सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर प्रीतमचंद ने अपने घर पर क्या पाल रखा था? 4 ऑप्शन है, तोते, बकरियां, कुत्ते या खरगोश। तो जो मास्टर प्रीतमचंद है आपने चैप्टर के अंत में पढ़ा होगा कि वहां पर लेखक ने उल्लेख किया है कि जो मास्टर प्रीतमचंद है वो अपने 2 तोतों को जो है बादाम की गिरियां छील छील कर खिलाते थे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर का सही उत्तर होगा कि मास्टर प्रीतमचंद ने अपने घर पर तोते पाल रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानी लेखक के किस ढंग से प्रसन्न होती थी? 4 ऑप्शन है, बोलने के ढंग से, कम खाने के कारण, बोलने के ढंग और कम खाने के कारण या आदर सम्मान करने के कारण। तो हमारा ऑप्शन नंबर ग सही उत्तर होगा, क्योंकि जो नानी है वो लेखक के दोनों ढंग से प्रसन्न थी, बोलने के ढंग से और कम खाने के कारण। तो हमारा ग जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने मनोविज्ञान का विषय कब पढ़ा? 4 ऑप्शन है, अध्यापक की ट्रेनिंग में, 10वीं कक्षा में, 12वीं कक्षा में या बीए में।
तो जो मनोविज्ञान का विषय है वो लेखक ने पढ़ा था, अध्यापक की ट्रेनिंग गया था, तो हमारा ऑप्शन नंबर क सही उत्तर होगा। और इसी ट्रेनिंग के दौरान उन्हें पता चला था कि जो अध्यापक थे उनके, वो क्यों उनके साथ इतना सख्त व्यवहार करते थे और जो बच्चे हैं वो अधिक खेलना क्यों पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमा कौन था? 4 ऑप्शन है, लेखक का मामा, लेखक का चाचा, लेखक का सहपाठी या लेखक का अध्यापक। तो जो ओमा है वो था लेखक का सहपाठी यानी लेखक के साथ पढ़ने वाला। तो हमारा ऑप्शन नंबर ग सही उत्तर होगा। तो ये थे हमारे कुछ एमसीक्यूज, और अगर आपको और भी एमसीक्यूज पढ़ने हैं तो आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन पर जाकर सर्च कर सकते हैं। वहां पर आपको इस चैप्टर के और भी एमसीक्यूज मिल जाएंगे और आप अपने एग्जाम्स की और अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। इसी तरह की और सब्जेक्ट्स की वीडियोस के लिए, इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।